सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 21 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे अग्नि 5 का परीक्षण सफल को लेकर खबर आई है। अग्नि 5 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रही है भारत के सामरिक सैन्य क्षमताओं को लेकर। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में अग्नि 5 का परीक्षण किया गया और यह मिसाइल सभी परिचालन एवं तकनीकी मापदंडों पर खरी उतरी। ये मिसाइल अधिकतम 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर जा सकती है और करीब 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। बयान के मुताबिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का 20 अगस्त को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसमें कहा गया कि परीक्षण में मिसाइल सभी परिचालन और तकनीकी मानदंडों पर खरी उतरी। ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए। इसके अलावा खबर फ्रंट पेज पे आपकी अभी आगामी वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को लेके है, जो कि सरकार और विपक्ष अपने अपने कैंडिडेट्स, जब विपक्ष ना ही कहें तो सदन में अपने अपने कैंडिडेट्स रखे जा रहे हैं देश के समक्ष। अगला आज के संवाद की बात करेंगे हम। अनुचित दबाव, फिर सुरक्षा पर सवाल और प्राकृतिक आपदाएं बड़े खतरे का संकेत। अनुचित दबाव में देखें तो भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका कुछ समय से पाबंदियां लगा रहा है। इसके पक्ष में वह जिस तरह के तर्क गढ़ता है उसका कोई ठोस आधार नहीं। अब अमेरिका का कहना है कि उससे कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने के लिए भारत पर शुल्क लगाया गया है। दरअसल हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 25% शुल्क लगा दिया था। उसके बाद उन्होंने रूस से तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया। सवाल है कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की कोई उपस्थिति ना होते हुए भी उस पर नायक दबाव क्यों बनाया जा रहा है। कायदे में इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए अमेरिका को भारत के बजाय रूस और यूक्रेन के बीच सीधी मध्यस्थता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसमें दो राय नहीं है कि भारत विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और वह अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। बुधवार को रूसी मिशन में उप प्रमुख रोवन बाबुशिन ने भी कहा कि कच्चे तेल की खरीद को लेकर भारत पर किसी तरह का दबाव बनाना पूरी तरह अनुचित है। दरअसल भारत पर लगातार दबाव बनाने और शुल्क थोपने के पीछे अमेरिका की अपनी रणनीति है। वह चाहता है कि भारत अपना कृषि डेयरी बाजार उसके लिए खोले। इसलिए वह कच्चे तेल की खरीद से लेकर रूस से रक्षा और ऊर्जा संबंधों को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के बीच उस राष्ट्रपति पर दबाव बनाना समझ में आता है, मगर इसकी आड़ में भारत पर शुल्क लगाने का क्या औचित्य है। भारत ने इस समय संतुलित रुख अपनाया है और राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा है। हालांकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का अनुमान है कि अमेरिकी शुल्क का कप कपड़ा, भूषण और रसायन क्षेत्र से जुड़े सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम पर असर पड़ सकता है। मगर भारत ने अब घरेलू बाजार को मजबूत करना शुरू कर दिया है और उस साथ ही अन्य विदेशी बाजारों की तलाश भी जा रही है। अमेरिका का देखिए इसमें एक पॉइंट आज हम संपादकीय में मिस है कि जो एक और पॉइंट है कि अमेरिका जिस पैसे से रूस से तेल खरीद रहा है, उसी पैसे से रूस यूक्रेन युद्ध को और फंडिंग कर पा रहा है, अपने 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 युद्ध को यूक्रेन के खिलाफ। तो तर्क ये अमेरिका दे रहा है कि खरीदारी बंद कर दो, तभी रशिया के पास जो अर्निंग के सोर्स कम होंगे, तभी वो आज नहीं तो कल बात को मानेगा। ऐसा लॉजिक लगाया जा रहा है। तो तेल से कोई लिंक नहीं है यूक्रेन रूस युद्ध का। लिंक सिर्फ इतना ही है कि रशिया पे सैंक्शन वैसे ही लगा दिए हैं विश्व में एजेंसीज के द्वारा। तो रशिया की अर्निंग बंद करनी है यूएसए को हर तरफ से। अगला है सुरक्षा पर सवाल पे आगे बढ़ते हुए प्राकृतिक आपदाएं बड़े खतरे का संकेत। रविशंकर साहब लिखे हैं उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से हुई ताज़गी प्रकृति से खिलवाड़ करने को लेकर एक गंभीर चेतावनी है। इन आपदाओं ने एक बार फिर सचेत किया है कि पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं हुआ तो भविष्य में इससे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। बाढ़ और भूस्खलन इस बात का प्रमाण है कि अगर मनुष्य समय रहते नहीं संभला तो प्रकृति और रौद्र रूप धारण करने में कोई नहीं रोक सकता। इस बीच विकास की मौजूदा नीतियों को और तौर तरीकों पर एक बार फिर बहस ने तूल पकड़ लिया है। कहा जा रहा है कि भूस्खलन, भूकंप और सुनामी ऐसे आपदाएं प्रकृति से खिलवाड़ का ही नतीजा हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तेज़ी से हम विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, उससे कहीं न कहीं पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। मगर विडंबना यह है कि अब भी इस गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। यह सच है कि आपदा जब आती है तो किसी को बताकर नहीं आती, सहसा आती है
और जान माल का नुकसान करती है। आपदाओं के कारण मानवीय, आर्थिक और पर्यावरणीय क्षति होती है। लेकिन हम जानते हैं कि बीते कुछ लंबे समय से, सालों से, दशकों से बदलते पर्यावरण चक्र, ग्लोबल वार्मिंग और मानव जनित कारकों की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। क्लाउड बर्स्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है, बारिशें बढ़ती जा रही हैं, जो नॉर्मल साइकिल में परिवर्तन आ रहा है, जो कि भारी नुकसान हर किसी को पहुंचा रहा है। फसलों को पहुंचा रहा है, मानव को पहुंचा रहा है, मानव बस्तियों को पहुंचा रहा है, जंगलों को पहुंचा रहा है, और ये दिन ब दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बीते 2 दशकों में मौसम चक्र में तेज़ी से बदलाव देखने को मिल रहा है। इससे हिमनद पिघलने लगे हैं और नदियों के जलस्तर में कमी दर्ज की जा रही है। इतना ही नहीं, प्रकृति से खिलवाड़ के कारण पहाड़ों का प्राकृतिक सौंदर्य भी अपने पहचान खोने लगा है। बिगड़ते पर्यावरण के कारण पहाड़ों की जड़ी बूटियां लुप्त होने के कगार पर हैं। फसलों और फलों के उत्पादन पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा है। विकास की आंधी दौड़ में अंधाधुंध निर्माण किए जा रहे हैं, वनों को लगातार नष्ट किया जा रहा है। ऐसे में यदि किसी एक कारण को रेखांकित करने का प्रयास किया जाए तो वह है जलवायु परिवर्तन। इन सभी समस्याओं का लिंक जलवायु परिवर्तन से है। गौर करने वाली बात यह है कि पेरिस जलवायु समझौते में जिन बातों पर सहमति बनी थी, उन्हें लागू करने से दुनिया अभी तक बहुत दूर है। देखिए, जितनी भी समिट्स करी जाती हैं, उनका निष्कर्ष कुछ निकलता ही नहीं है, क्योंकि जब समिट्स के में सब नेता आगे फ़ोटो खिंचवा के चले जाते हैं, विश्व के नेता, राष्ट्रपति, राष्ट्र अध्यक्ष देशों के, फ़ोटो खिंचवा के बढ़िया-बढ़िया भाषण दे के चले जाते हैं। उसके बाद जब फाइनल मीटिंग में उनके प्रतिनिधि, फॉरेन सर्विस के अधिकारी होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ होते हैं, जब उनकी फाइनल मीटिंग होती है, उस फाइनल मीटिंग में वो लोग साइन वगैरह करते हैं अपने देश की तरफ से। उन मीटिंग में कुछ होता ही नहीं है। अल्टीमेटली खबर ये आती है कि मीटिंग में, बैठक में कोई भी बात पे अ, सहमति नहीं हो पाई। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आप नेट पे देखिएगा तो प्लास्टिक ट्रीटी को लेकर लंबे समय से मीटिंग चल रही थी। यूएनईपी जो है, यूनाइटेड नेशंस की एनवायरनमेंट बॉडी है, यूनेप सफल नहीं रह पाई। वो सारे देशों को जोड़ के रखने में, प्लास्टिक्स बैन करने के लिए या प्लास्टिक्स में रिफॉर्म लाने के लिए, तो कोई भी देश तैयार ही नहीं है प्लास्टिक्स को सही से ट्रीट करने के लिए या फिर ऐसे मटेरियल्स बनाने के लिए जो कि पर्यावरण को हानिकारक ना हो। तो प्लास्टिक ट्रीटी भी बेकार चली गई आपकी। पेरिस एग्रीमेंट भी लंबे समय से तब पुराना एग्रीमेंट रहा, वो भी बेकार चला गया आपका। ये समस्या वास्तविक है, देशों के दोगलेपन को दिखाती है। जहाँ एक तरफ बातें करते हैं सतत विकास की, पर्यावरण की, वहीं पे जब उनको फाइनली उन मुद्दों पे हस्ताक्षर करने की बारी आती है, फाइनल एक सहमति देने की बारी आती है, उसमें पीछे हट जाते हैं। अब प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के स्थान पर उन विकल्पों पर भी विचार करें जो समूची मानवता को लाभ, स्वार्थ और बड़े होने के दम से दूर खुशहाल जीवन का आश्वासन दे। अब सिर्फ संसाधनों के दोहन पे जो जोड़ डालने पड़े हैं राज्य, ना कि पर्यावरण संरक्षण पे। अब भारत में बरसात होते ही नदियों में बाढ़ आना आम बात है। इसी के साथ भूकंप, तेज बारिश, ओलावृष्टि, तूफान, चक्रवात भूस्खलन, हिमस्खलन इत्यादि प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, बिल्कुल बढ़ रही हैं। ये हर साल सारी तबाही मचाती हैं। इनमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है। इन आपदाओं से देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में केवल चिंतन तक ही सीमित ना रहकर धरातल पर कार्य किए जाएं। गौर करने वाली बात यह भी है कि प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में दुनिया भर में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। 21वीं सदी की शुरुआत से भारत में ऐसी अनेक आपदाएं आई जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। वर्ष 13 में केदारनाथ में मची भारी तबाही के बाद से राज्य में लगातार ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। देखिए, विशेषकर जो पर्यावरणीय जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वो तो बड़े आए दिन कोई ना कोई समस्या से जूझ रहे हैं। ये आपदाएं समय रहते कम तो नहीं कह सकते, क्योंकि पर्यावरण को ठीक होने में समय लगता है, पर्यावरण अपना समय लेती है। समय रहते अगर उपाय करे जाएं तो नुकसान हम ज़रूर कम कर सकते हैं। अब दुनिया तेज शहरीकरण की ओर बढ़ रही है, जो कि सही बात है। इस क्रम में प्रकृति के साथ कहीं कहीं ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है। अगर अभी से हम नहीं चेते तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे, क्योंकि शहरों के विकसित होने के साथ दुनिया भर में हरियाली का दायरा सिकुड़ रहा है और कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, बिगड़ते पर्यावरण संतुलन और मौसम चक्र में आते बदलाव के कारण पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियों के अलावा जीव जंतुओं की कई प्रजातियों के अस्तित्व पर भी अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अभी तक तो हम बात करें तो जीव जंतुओं को तो वो भुगतना पड़ रहा है जो उनकी गलती भी नहीं है, मानवीय गलतियां हैं।
ऐसा लगता है कि विकास के आगे पर्यावरण को हमने हाशिए पर धकेल दिया है। मौजूदा दौर में मानवीय सोच में इतना बदलाव आ गया है कि भविष्य की चिंता सिर्फ कागज़ों और वक्तव्यों में ही सिमट कर रह गई है। इसमें तो राय नहीं है कि अपने कृत्यों के कारण आज मनुष्य प्रकृति को रिक्त करता चला जा रहा है। अगर हम भी नहीं सँभले और प्रकृति से खिलवाड़ बंद नहीं किया, तो इससे खतरनाक परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ये जो बहुत ही वाजिब बात कही है, और पर्यावरण को समय रहते मानव को समझना और सहेजना ज़रूरी है, ना कि अपने स्वार्थ को लेके आगे बढ़ना। बहुत ही बढ़िया संपादकीय प्रकृति और पर्यावरण को लेके मानवीय हस्तक्षेप जितना नुकसान कर रहे हैं, वो बाद में उतना ही भुगतना पड़ेगा, और आज भी भुगत ही रहे मानव। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।